इसे यहाँ ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने का मौसम कहा जाता है और हर महीने अरबों टन बर्फ पिघल रही है, लेकिन हर बार सिर्फ 1 टन बर्फ टूटकर अलग होती है। समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और पूरा ग्रह प्रभावित होता है। पहली नजर में ग्रीनलैंड इंसानों के रहने के लिए लगभग असंभव लगता है, क्योंकि यहाँ हर जगह बर्फ दिखती है। ये बहुत विशाल, शांत और ठंडा है, लेकिन मोटी बर्फ के नीचे एक छुपी दुनिया है जिसे वैज्ञानिक अब समझ रहे हैं। जैसे जैसे वे ग्रीनलैंड का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, नए रहस्य सामने आ रहे हैं। उन्होंने बर्फ से ढके प्राचीन पहाड़ देखने की बात कही है। वहां ऐसी घाटियां और कैन्यन भी हैं जो पहले के अनुमान से भी बड़े हैं, और कुछ जमीन है जो करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेशनल ज्योग्राफिक और नासा के मुताबिक द्वीप का करीब 80% हिस्सा मोटी हिमचादर से ढका है। कुछ जगहों पर इसकी मोटाई 3 किलोमीटर तक होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश बर्फ के विशाल पहाड़ से ढका हो। इसी वजह से यहाँ इंसानों के रहने लायक जगह बहुत कम है। ग्रीनलैंड में ज्यादातर लोग सिर्फ द्वीप के किनारे समुद्र के पास रहते हैं, जहाँ बर्फ कम होती है और मछली पकड़ना और यात्रा करना ज्यादा संभव होता है। ग्रीनलैंड के बीचों बीच कोई स्थायी शहर नहीं है, वहां सिर्फ अंतहीन बर्फ है। और हैरानी की बात यह है कि वह कस्बों को जोड़ने वाले सामान्य हाईवे नहीं हैं। अक्सर कहीं जाने के लिए सिर्फ हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या नाव ही विकल्प होते हैं। जब आप ग्रीनलैंड को ऊपर से देखते हैं तो यह सच में एक बहुत बड़ा सफेद रेगिस्तान जैसा लगता है, लेकिन असल में पहले इसका ऐसा रूप नहीं था। जलवायु वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के अध्ययनों के अनुसार करोड़ों साल पहले ग्रीनलैंड का मौसम कहीं ज्यादा गर्म था। यहाँ पहले घने जंगल थे, पौधे थे, जानवर थे और कई जगहें ऐसी थीं जहां बर्फ नहीं थी। जैसे जैसे दुनिया ठंडी होती गई, ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ की चादर धीरे धीरे बनती गई और हर साल बर्फबारी से उसमें बर्फ जुड़ती गई। पुरानी बर्फ नीचे दबती जाती है, धीरे धीरे वो सख्त होकर ठोस बर्फ बन जाती है और बहुत लंबे समय में बर्फ और भी मोटी होती गई, जब तक कि उसने लगभग पूरे द्वीप को ढक नहीं लिया। हालांकि ग्रीनलैंड बर्फ से ढका है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे सब कुछ मर चुका है। असल में यहीं से कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि रडार, सैटेलाइट्स और नासा तथा अन्य रिसर्च टीमों के खास उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक धीरे धीरे बर्फ के नीचे झांक पा रहे हैं। और जो उन्होंने देखा वो साधारण समतल जमीन नहीं थी। वहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं और बहुत लंबे कैन्यन हैं जो बर्फ के नीचे बहुत लंबे समय से छुपी हुई हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो प्राचीन दुनिया की तरह समय में जम गए हैं। आज जलवायु परिवर्तन से दुनिया के गर्म होने पर ग्रीनलैंड की कुछ बर्फ और तेजी से पिघल रही है। इसी कारण छुपी जमीन के और हिस्से दिखने लगे हैं। लेकिन इससे दुनिया को बड़ी समस्या भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि नासा और दूसरी जलवायु शोधों के अनुसार ग्रीनलैंड आइस शीट में बहुत बड़ी मात्रा में ताजा पानी जमा है। अगर ये लगातार पिघलता रहा तो दुनिया के अलग अलग देशों में समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ आर्कटिक की समस्या नहीं है। यह संभव है कि इसका असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों लोगों पर पड़े। और जैसे जैसे बर्फ ज्यादा पिघलती है, ग्रीनलैंड के और भी कई राज इसकी बहुत मोटी बर्फ के नीचे से बाहर आते हैं। ऐसे राज जो धरती की सबसे ठंडी जगह ने हजारों सालों से छुपाए हैं। लेकिन रुको, मैं बस एक पल के लिए बात रोकता हूं। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब करने की गुजारिश करता हूं। ये हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। धन्यवाद। तो चलिए अब वापस चलते हैं। ग्रीनलैंड में सिर्फ बर्फ ही नहीं दबी हुई है, यहाँ पृथ्वी के जलवायु का सबसे लंबे रिकॉर्डों में से एक भी छुपा हुआ है। कई दशकों से वैज्ञानिक ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में बहुत गहराई तक छेद कर रहे हैं, ताकि वे जिसे आइस कोर कहते हैं उसे निकाल सकें। यह एक लंबी नली है जो प्राचीन बर्फ से बनी और ग्लेशियर के नीचे से निकाली जाती है। इसकी हर परत दुनिया की पुरानी डायरी जैसी है। बर्फ की हर परत कभी बर्फबारी थी जो हजारों साल पहले गिरी थी। समय के साथ ये नई बर्फ के नीचे दबती जाती है, जब तक कि ये सख्त होकर ठोस बर्फ न बन जाए। हैरानी की बात यह है कि इसमें छोटी छोटी हवा के बुलबुले फंसी होती हैं, जो नासा और जलवायु शोधकर्ताओं के अनुसार टाइम कैप्सूल जैसी हैं। इसी वजह से
वैज्ञानिक यह जान पाते हैं कि उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, जलवायु कितनी गर्म थी, ग्रीनहाउस गैसें कितनी थीं और इतने लंबे समय में दुनिया कैसे बदली। इन आइस कोर की वजह से शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि पृथ्वी की जलवायु में कई बार जबरदस्त बदलाव आ चुके हैं। पहले भी ऐसे समय थे जब बहुत ज्यादा ठंड थी और ऐसे भी समय थे जब आज की तुलना में ज्यादा गर्मी थी। इसका मतलब है कि हमारे ग्रह की जलवायु बहुत समय से बदलाव से गुजर रही है। कई आधुनिक जलवायु अध्ययनों के अनुसार आज दुनिया का तापमान पहले के प्राकृतिक परिवर्तनों से कहीं तेज बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ग्रीनलैंड के नीचे का और ज्यादा अध्ययन किया गया, एक और चौंकाने वाली खोज हुई। इसके नीचे सिर्फ प्राचीन बर्फ ही नहीं है, कुछ जगहों पर छुपी हुई जमीन, पौधे और जैविक पदार्थ भी हैं जो बेहद पुराने हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने मोटी बर्फ के नीचे पत्तों, टहनियों और जमी हुई मिट्टी के अवशेष भी देखे हैं। इसका मतलब है कि कभी ग्रीनलैंड पूरी तरह बर्फ से ढका नहीं था। वहां पौधे थे और शायद टुंड्रा जैसा पारिस्थितिकी तंत्र थी। यह एक ठंडा घास का मैदान था जिसमें साधारण पौधे और छोटे जीव थे। और जो और भी चौंकाने वाली बात है वो ये कि इन सबूतों में से कुछ तो अमेरिका की दशकों पुरानी बर्फ ड्रिलिंग परियोजनाओं से मिले हैं। इसी वजह से कई वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि प्राचीन समय में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर कभी बहुत पतली हो गई थी। ये तब हुआ जब पृथ्वी का मौसम और भी गर्म था। पर इसमें सिर्फ जलवायु का इतिहास नहीं छुपा है, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे की असली बनावट भी अनोखी है। क्योंकि नासा और दूसरी रिसर्च टीमों की रडार मैपिंग के अनुसार ग्रीनलैंड के नीचे साधारण सपाट जमीन नहीं है। वहां पहाड़ हैं, घाटियां हैं और एक बहुत बड़ी घाटी भी है जो द्वीप के उत्तरी हिस्से में बर्फ के नीचे छुपी हुई है। अध्ययनों के अनुसार ये घाटी सैकड़ों किलोमीटर लंबी और बहुत गहरी है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन से भी की है। लेकिन फर्क ये है कि इसे इंसान देख नहीं सकता क्योंकि ये बहुत मोटी बर्फ के नीचे बहुत लंबे समय से दबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये कभी प्राचीन नदी का रास्ता था, इससे पहले कि ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ की चादर बनी थी। इसका मतलब है बर्फ से ढकने से पहले यहाँ कभी पानी बहता था। और अब जब रडार तकनीक और भी उन्नत हो गई है, वैज्ञानिक ग्रीनलैंड के नीचे छिपी दुनिया का असली रूप और भी साफ देख सकते हैं। कुछ पहाड़ बर्फ को चीर कर बाहर निकल आए हैं। बर्फ की चादर से निकली इन चट्टानों को नुनाटाक कहते हैं। ये विशाल बर्फ में पत्थर के छोटे छोटे टापुओं जैसी होती हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि शोधों के मुताबिक ग्रीनलैंड की भारी बर्फ ने द्वीप की जमीन को नीचे धकेल दिया है। कुछ जगहों पर ग्रीनलैंड की जमीन समुद्र तल से नीचे है क्योंकि उस पर बर्फ का भार बहुत अधिक है। कुछ वैज्ञानिक मॉडलों के अनुसार अगर सारी बर्फ अचानक गायब हो जाए तो ग्रीनलैंड की शक्ल बदल सकती है। एक ठोस द्वीप की बजाय ये अलग अलग द्वीपों के समूह जैसा दिख सकता है जो समुद्र से घिरे हुए होंगे। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ को ही नहीं बदलता बल्कि इसकी जमीन की असली आकृति भी करोड़ों सालों तक बर्फ की मोटी परत के भारी वजन से प्रभावित हुई है। और जैसे जैसे अब कुछ हिस्सों की बर्फ ज्यादा पिघल रही है, वैसे वैसे प्राचीन ग्रीनलैंड के और भी कई रहस्य धीरे धीरे इस जमी हुई दुनिया के नीचे से बाहर आ रहे हैं। फिर भी जैसे जैसे वैज्ञानिक ग्रीनलैंड का और गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, वैसे वैसे यह और भी साफ हो रहा है कि ये सिर्फ बर्फ का एक साधारण टुकड़ा नहीं है। इसके नीचे बहुत पुराने आपदाओं के निशान हैं, छुपी हुई झीलें हैं और ऐसे जीवित जीव हैं जो लगभग बिना रोशनी और बेहद ठंडे माहौल में भी जिंदा रहते हैं। 2018 में शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक चौंकाने वाली खोज की घोषणा की। मोटी बर्फ के नीचे देखने में सक्षम रडार का उपयोग करके उन्होंने बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ एक विशाल गड्ढा खोजा। अध्ययनों के अनुसार यह संभवतः एक उल्का के पृथ्वी से टकराने के कारण बना है। हजारों साल पहले यह गड्ढा बहुत विशाल था। ये लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है। बर्फ से तुरंत ढक जाने के कारण इसका संरक्षण बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड ने बाहरी अंतरिक्ष से हुई प्राचीन टक्कर के निशान छुपा लिए हैं, लेकिन बर्फ के नीचे और भी बहुत कुछ छुपा है। वैज्ञानिकों ने वहां सबग्लेशियल झीलें भी खोजी हैं। ये ऐसी झीलें हैं जो सतह पर नहीं दिखती क्योंकि ये बहुत मोटी बर्फ के नीचे दबी हुई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जमी हुई बर्फ के नीचे
असली पानी छुपा हुआ है। sa ilalim ng frozen na green अध्ययनों के अनुसार ये झीलें बर्फ की चादर के अत्यधिक वजन और जमीन के नीचे से आने वाली गर्मी के संयोजन से बनती हैं। कुछ जगहों पर ऊपर ठंड होने पर भी बर्फ नीचे से पिघलती है, जिससे ग्लेशियर के नीचे पानी की जेबें बन जाती हैं। इन झीलों में से कुछ बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनकी लंबाई कई किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और हैरानी की बात यह है कि ऊपर की बर्फ के खिसकने पर झीलें भी बदलती रहती हैं। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड के नीचे की प्रक्रियाएं अभी भी सक्रिय हैं, जबकि ऊपर से ये शांत और जमी हुई लगती है। लेकिन सब कुछ और भी ज्यादा अजीब तब हो गया जब वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे प्राचीन जीवन के सबूत देखे। कैंप सेंचुरी नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड में आइस कोर नमूनों के नीचे पौधों के जमे हुए अवशेष मिले हैं। वहां पत्ते, टहनियां और पुराने जैविक पदार्थ थे, जिनमें से कुछ 1 मिलियन साल से ज्यादा पुराने हो सकते हैं। और इसका मतलब है कि कभी ऐसा समय था जब ग्रीनलैंड में पौधे और शायद छोटे जंगल भी थे। ये आज की तरह पूरी तरह सफेद बर्फ नहीं थी जैसी हम अभी देखते हैं। यह तब जीवन, जमीन और एक पारिस्थितिकी तंत्र था जो बाद में बर्फ की चादर के नीचे दब गया, मानो प्राचीन दुनिया समय में जम गई हो। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड के नीचे सिर्फ मरे हुए पौधे नहीं, बल्कि कुछ जीवित जीव भी मिले हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार बर्फ के नीचे सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया सूरज की रोशनी के बिना भी जिंदा रहते हैं। कुछ को बर्फ के कोर के गहरे हिस्सों में पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ बैक्टीरिया हजारों साल जमे रहने पर भी जिंदा रहे। सामान्य नजर से देखें तो ऐसा लगता है कि ऐसे स्थान पर जीवन असंभव है। यहाँ ना तो गर्मी है, ना के बराबर खाना है, बहुत ज्यादा दबाव है और तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता है। लेकिन ये छोटे छोटे जीव फिर भी जिंदा रहने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। पौधों की तरह सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करने के बजाय ये अपने आसपास की चट्टानों और खनिजों में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक इसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि बिना सूरज की रोशनी के भी जीवन के लिए रास्ता निकल सकता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक बृहस्पति के यूरोपा चंद्रमा या मंगल ग्रह के कुछ हिस्सों जैसे अन्य जमे हुए दुनियाओं में जीवन की संभावना में और भी ज्यादा रुचि लेने लगे। अगर ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ के नीचे जीवन है, तो सौर मंडल के अन्य हिस्सों में भी यह संभव हो सकता है। ग्रीनलैंड में हर गर्मियों में एक और अजीब चीज देखने को मिलती है। बर्फ के कुछ हिस्सों में ऊपर काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये सिर्फ साधारण गंदगी नहीं है। अक्सर ये काले धब्बे शैवाल, धूल और सूक्ष्म जीवों से बनते हैं, जो बर्फीली चादर की सतह पर पिघले पानी में रहते हैं। और चूंकि इनका रंग गहरा होता है, ये सूरज से ज्यादा गर्मी सोख लेते हैं। इसी वजह से ये अपने आसपास की बर्फ को और तेजी से पिघला देते हैं। ये छोटे जीव धीरे धीरे ग्रीनलैंड की सतह बदल रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे दुनिया ग्रीनलैंड का और अध्ययन कर रही है, ये और साफ हो रहा है कि ये पृथ्वी का एक बहुत बड़ा जमी हुआ अभिलेख है। ये सिर्फ बर्फ का एक साधारण ढेर नहीं है। ये एक जगह है जहां प्राचीन जलवायु, उल्का प्रभाव, छिपी झीलें और कठोर वातावरण में जीवित रहने वाले जीव पाए जाते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे और खोज कर रहे हैं, एक सवाल है जो उन्हें और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या बर्फ के नीचे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र छुपे हो सकते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, बल्कि जहां खुद का छोटा संसार हो। ये विचार सिर्फ कल्पना नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में बहुत मोटी बर्फ के नीचे सब ग्लेशियल झीलें पाई गई हैं। वैज्ञानिक अभियानों में शोधकर्ताओं ने इन झीलों में ड्रिल कर माइक्रोब्स और छोटे जीव पाए, जो लंबे समय से बाहरी दुनिया से अलग थे। अंटार्कटिका में कुछ स्थानों पर जमीन के नीचे ज्वालामुखी की गर्मी मिलती है। वहां की कुछ भूमिगत गुफाओं में काई, फफूंदी और छोटे छोटे जीव उगते हैं, भले ही ऊपर की सतह पर बहुत ज्यादा ठंड हो। लगता बर्फ से ढके ग्रह के नीचे जीवन छुपा है। ग्रीनलैंड में अब तक ऐसी ज्वालामुखीय गुफाएं नहीं मिली हैं। अध्ययनों के अनुसार द्वीप के नीचे कुछ जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स हैं, यानी ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों में पृथ्वी के भीतर से प्राकृतिक गर्मी आती है। इसी वजह से बर्फ के नीचे कुछ जगहें हो सकती हैं
जहां पिघला पानी और सरल जीवन को सहारा देने वाले हालात हों। अब तक ग्रीनलैंड के नीचे बड़े या अजीब जीवों का कोई सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां छोटे पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं जो अभी खोजे नहीं गए हैं, और ग्लेशियर के नीचे से मिलने वाले हर मिट्टी, बर्फ या सूक्ष्म जीव के नमूने से उन्हें चरम वातावरण में जीवन के बारे में नई जानकारी मिलती है। इसी वजह से वैज्ञानिक ग्रीनलैंड का इस्तेमाल एक तरह के अभ्यास स्थल के रूप में भी करते हैं, ताकि ये अध्ययन कर सकें कि क्या हमारे सौरमंडल की अन्य जमी हुई दुनियाओं पर जीवन संभव है। उदाहरण के लिए जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर माना जाता है कि बर्फ के नीचे महासागर है। अगर ग्रीनलैंड के नीचे माइक्रोब्स रह सकते हैं, तो ये दूसरी दुनियाओं में भी संभव हो सकता है। वैज्ञानिक जब बर्फ के नीचे के रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं, तब एक और गंभीर समस्या है, क्योंकि ग्रीनलैंड धीरे धीरे बदल रहा है। कई दशकों से शोधकर्ताओं ने पाया है कि ग्रीनलैंड की बर्फ अब पहले से तेजी से पिघल रही है, और नासा और अन्य जलवायु निगरानी समूहों के अनुसार आर्कटिक आज ग्रह के सबसे तेज गर्म होने वाले हिस्सों में से एक है। हर गर्मी में पहले की तुलना में अब ज्यादा हिस्से की बर्फ पिघल जाती है। यहाँ तक कि बर्फ की मोटी चादर वाले ऊंचे ठंडे इलाके भी गर्म मौसम में कभी-कभी सतह पर पिघलने लगते हैं। 2012 और 2019 में उपग्रह चित्रों ने दिखाया कि ग्रीनलैंड आइस शीट के सबसे ऊंचे हिस्से में भी पिघला हुआ पानी था। ये असामान्य है, क्योंकि वो इलाका पहले बहुत ठंडा था। 2021 में जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। आधुनिक रिकॉर्ड्स में पहली बार ग्रीनलैंड आइस शीट की चोटी पर बारिश हुई, बर्फ नहीं बल्कि बारिश। कई वैज्ञानिकों के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि आर्कटिक में जलवायु कितनी तेजी से बदल रही है। ग्रीनलैंड के चारों ओर कई ग्लेशियर जो सीधे समुद्र से जुड़े हैं, धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। वे समुद्र की ओर और भी तेजी से फिसल रहे हैं, और इसी वजह से और भी ज्यादा विशाल हिमखंड समुद्र में टूटकर तैरने लगते हैं। अध्ययनों के अनुसार ग्रीनलैंड से हर साल अरबों टन बर्फ गायब हो रही है, और इसका असर सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब आइस शीट पिघलती है तो बहुत सारा ताजा पानी समुद्र में चला जाता है, और यही अब दुनिया भर में समुद्र के स्तर के बढ़ने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। पहली नजर में हर साल समुद्र के पानी का बढ़ना बहुत कम लगता है, लेकिन जब इसे कई दशकों तक जोड़ दिया जाता है तो इसका तटीय शहरों और अलग अलग देशों के निचले इलाकों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और कई जलवायु अनुमानों के अनुसार अगर दुनिया का तेजी से गर्म होना जारी रहा तो इस सदी के अंत तक यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। ग्रीनलैंड के नीचे की प्राचीन दुनिया सामने आने के साथ एक नई सच्चाई भी उभर रही है। बर्फ स्थायी नहीं है, ये चलती है, पिघलती है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु बदल रही है, वैसे वैसे वे हजारों साल पुराने रहस्य भी सतह के नीचे से सामने आ रहे हैं। आज वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या ग्रीनलैंड पिघल रहा है, बल्कि ये है कि इसे कितने समय तक रोका जा सकता है, क्योंकि कई जलवायु अध्ययनों के अनुसार दुनिया उस स्थिति तक पहुंच सकती है जिसे टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। ये वो बिंदु है जहां बर्फ का पिघलना नहीं रुकेगा, भले ही इंसान ग्रीन हाउस गैसें कम कर दे। सीधे शब्दों में कहें तो यह डोमिनो प्रभाव जैसा है। जब जलवायु की गर्मी एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच जाती है तो आइस शीट का पिघलना और भी तेज हो जाएगा। चिंता की बात है कि ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में बर्फ जमा है। नासा और अन्य वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार अगर ग्रीनलैंड की पूरी आइस शीट पिघल जाए तो दुनिया का समुद्र स्तर करीब 7 मीटर बढ़ सकता है, जो बहुत बड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो कई देशों के तटीय शहरों में बाढ़ आ सकती है या वे गायब हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक स्पष्ट करते हैं कि ये सब कुछ ही सालों में नहीं होगा, इसमें शायद सैकड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि बदलाव अब शुरू हो चुके हैं और इन्हें पलटना अब मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही है, ग्रीनलैंड के पिघलने की रफ्तार 2 वजहों से तेज हो रही है। पहली, इसके आसपास का महासागर गर्म हो रहा है। समुद्र का गर्म पानी समुद्र से जुड़े ग्लेशियरों को पिघला देता है। साथ ही बर्फ के कुछ हिस्से अब गहरे रंग के हो रहे हैं। जब बर्फ की सतह पर गंदगी, धूल या गहरे रंग के सूक्ष्म जीव होते हैं तो ये सूरज की ज्यादा गर्मी को सोख लेती है। बर्फ सूरज की रोशनी परावर्तित करने की बजाय ज्यादा गर्म होकर तेजी से पिघलती है। अब ग्रीनलैंड में वे दृश्य आम हो गए हैं जो पहले कभी कभार ही दिखते थे।
पिघली हुई बर्फ से बने नदियां ग्लेशियर की सतह पर बह रही हैं। कुछ का रंग चटक नीला होता है, कुछ जगहों पर बहुत गहरे छेद होते हैं जिन्हें मोलेंस कहते हैं। यहीं से पिघला हुआ पानी सतह से बर्फ की चादर के नीचे गिरता है। ग्लेशियर के नीचे अधिक पानी होने पर बर्फ ज्यादा फिसलती है और समुद्र की ओर तेजी से बढ़ती है। 2010 में ग्रीनलैंड की एक झील अचानक रातों रात बर्फ की चादर के नीचे बहकर गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे ग्लेशियर ने झील को निगल लिया हो। ग्रीनलैंड के पिघलने से सिर्फ खतरे सामने नहीं आ रहे, इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की दिलचस्पी भी बर्फ के नीचे छुपे खजानों में और बढ़ती जा रही है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ग्रीनलैंड कई कीमती खनिजों से समृद्ध है। यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिंक, आयरन, सोना, यूरेनियम और रूबी जैसे रत्न हैं। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियों, विंड टर्बाइनों और दूसरी हरित तकनीकों में होता है। इसलिए कई देश ग्रीनलैंड में रुचि रखते हैं। दक्षिणी ग्रीनलैंड में कुछ भंडार दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से माने जाते हैं और रिपोर्टों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे अलग अलग देशों की खनन कंपनियां इस क्षेत्र में लंबे समय से रुचि रखती हैं। जैसे जैसे भीषण बर्फीला दौर कम होता जा रहा है और परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे पिघल रहा है, वैसे वैसे उन इलाकों में खनन करना संभव होता जा रहा है जहां पहले पहुंचना लगभग नामुमकिन था। यह सिर्फ खनिजों में ही रुचि नहीं है। माना जाता है कि ग्रीनलैंड के पास समुद्र के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हो सकते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में संभावित आर्कटिक ड्रिलिंग पर दशकों से चर्चा हो रही है। कुछ परियोजनाओं ने कहा था कि वहां चट्टानों की संरचनाएं हैं जिनमें तेल के भंडार हो सकते हैं। आज भी बड़े पैमाने पर निकासी कठिन है क्योंकि वहां की जलवायु कठोर और जगह दूर है। और यहीं पर ग्रीनलैंड सरकार का 2021 में लिया गया फैसला अलग साबित हुआ। तेल की खोज को बढ़ाने के बजाय उन्होंने घोषणा की कि वे इसके लिए नए परमिट देना बंद कर देंगे। उस समय के आधिकारिक बयानों के अनुसार वे तेल उद्योग से मिलने वाले तात्कालिक लाभ के बजाय पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता देना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद ग्रीनलैंड में भू राजनीतिक रुचि अब भी बनी हुई है क्योंकि संसाधनों के अलावा इसका स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच है और आर्कटिक महासागर के पास है, जो बर्फ पिघलने से अब अधिक सुलभ हो रहा है। इसलिए बड़े देशों के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, यह एक रणनीतिक क्षेत्र है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था, संसाधनों, शिपिंग मार्गों और वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे जैसे ग्रीनलैंड के और हिस्से बर्फ से बाहर आ रहे हैं, ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सिर्फ प्राचीन दुनिया नहीं छुपी है, बल्कि संसाधनों, जलवायु और शक्ति के लिए लड़ाइयां भी, जो आर्कटिक क्षेत्र के भविष्य को आकार दे सकती हैं। ग्रीनलैंड में रुचि रखने वाले सिर्फ जलवायु वैज्ञानिक ही नहीं हैं। कई दशकों से ये सैन्य और वैश्विक राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कोल्ड वॉर के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाया था। इसे टूल एयरबेस कहा जाता है, जो अब पिट्यूफिक स्पेस बेस कहलाता है। उस समय अमेरिका की निगरानी व मिसाइल चेतावनी प्रणालियों के लिए सोवियत संघ के खिलाफ अहम था। रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच आर्कटिक मार्ग की निकटता के कारण ग्रीनलैंड सैन्य निगरानी का रणनीतिक स्थान बन गया। लेकिन एक और गुप्त प्रोजेक्ट था जिसे जनता से लंबे समय तक छुपाया गया। 1960 के दशक में अमेरिकी सेना ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक भूमिगत बेस बनाया। इसे कैंप सेंचुरी कहा गया। पहली नजर में यह साधारण रिसर्च स्टेशन लगा, लेकिन वर्षों बाद आई डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स से पता चला कि उनकी एक और बड़ी योजना थी। इसे प्रोजेक्ट आइस वॉर्म कहा गया, जिसका मकसद बर्फ के नीचे सुरंगों का नेटवर्क बनाना था ताकि वहां न्यूक्लियर मिसाइलें रखी जा सकें। ये आर्कटिक की बर्फ में छिपी एक गुप्त मिसाइल प्रणाली जैसा था, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हुआ। आखिरकार बर्फ की हलचल के कारण ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया गया, क्योंकि भले ही ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर मजबूत और स्थायी दिखती है, लेकिन समय के साथ ये भी धीरे धीरे खिसकती रहती है। इससे साबित हुआ कि उस समय की बड़ी महाशक्तियां भी आर्कटिक के वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकीं। लेकिन आज तक बड़े देशों की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी कम नहीं हुई है। 2019 में खबर आई कि अमेरिकी सरकार ग्रीनलैंड खरीदना चाहती है, जिससे ये मामला सुर्खियों में रहा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने इसे तुरंत खारिज किया,
जिससे इस द्वीप की आधुनिक भू राजनीतिक अहमियत जाहिर हो गई। अमेरिका के अलावा चीन की भी इसमें रुचि है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की भागीदारी आर्कटिक में वैज्ञानिक परियोजनाओं, खनन और निवेश के माध्यम से बढ़ी है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार यह आर्कटिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने से उत्तरी हिस्से में नई शिपिंग रूट्स बनना आसान हो रहा है। पहले आर्कटिक में कार्गो जहाजों का गुजरना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि समुद्र हमेशा जमी रहती थी। जैसे जैसे जलवायु गर्म हो रही है, कुछ रास्ते अधिक देर खुले रहते हैं, और अगर ये जारी रहा तो आर्कटिक महासागर के जरिए एशिया से यूरोप तक जाने के लिए एक तेज रास्ता बन सकता है। इसका मतलब शिपिंग में समय और खर्च दोनों कम हो सकते हैं। इसलिए कई देशों के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, उन्हें आर्कटिक में व्यापार, संसाधन और रणनीतिक नियंत्रण का भविष्य दिखता है। जैसे जैसे वैश्विक रुचि बढ़ती है, ग्रीनलैंड के भविष्य का सवाल और महत्वपूर्ण होता जाता है। फिलहाल ग्रीनलैंड डेनमार्क के राज्य के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संसद और सरकार है, जो ज्यादातर स्थानीय मामलों को संभालती है। लेकिन रक्षा और विदेश नीति का बड़ा हिस्सा अब भी डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। अब भी बहुत सारे ग्रीनलैंडवासी अपनी जमीन और संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक दिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र देश बन सकता है, लेकिन ये मामला जटिल है, क्योंकि ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा डेनमार्क के वार्षिक वित्तीय अनुदानों से चलता है। अगर यह स्वतंत्र हो जाता है तो इसे मछली पकड़ने, पर्यटन और खनन जैसी उद्योगों से पर्याप्त अपनी खुद की आय अर्जित करनी होगी, और यहीं पर संतुलन बनाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रीनलैंड में आर्थिक अवसर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसके पर्यावरण पर खतरा भी बढ़ता है। कुछ लोग खनन और विकास बढ़ाना चाहते हैं, जबकि कुछ आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। और ग्रीनलैंड सरकार ने 2021 में यह दिखा दिया, जब उन्होंने जलवायु संबंधी चिंताओं के कारण नए तेल अन्वेषण परमिट को रोक दिया। वे जल्दी मुनाफे के लिए प्रकृति को दांव पर नहीं लगाना चाहते। ग्रीनलैंड आर्कटिक चर्चाओं और जलवायु वार्ताओं में भी सक्रिय है। वे अक्सर आर्कटिक क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे स्वदेशी समुदायों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संसाधन ही दांव पर नहीं है, बल्कि संस्कृति, प्रकृति और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी शामिल है। समय के साथ कई पर्यवेक्षकों को ग्रीनलैंड की दो संभावित दिशाएं दिखती हैं। पहला, यह संभव है कि एक दिन ये एक स्वतंत्र देश बन जाए, जहां संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का उपयोग करके अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। दूसरा, ये डेनमार्क से जुड़ा रह सकता है, लेकिन इसके पास और भी ज्यादा स्वशासन और स्थानीय नियंत्रण हो सकता है। जो भी हो, ये साफ है कि आने वाले दशकों में ग्रीनलैंड में और भी बदलाव होंगे। जैसे जैसे बर्फ ज्यादा पिघलती है, ये बाकी दुनिया से और भी ज्यादा जुड़ता जाता है। ज्यादा जहाज, ज्यादा कारोबार और ज्यादा राजनीतिक दिलचस्पी। पर इसके साथ ही बड़े खतरे और कठिन फैसले भी आते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का साधारण द्वीप नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां जलवायु परिवर्तन, भू राजनीति, प्राकृतिक संसाधन और आर्कटिक का भविष्य आपस में मिलते हैं। और यहाँ रहने वाले लगभग 56,000 लोगों के लिए, उनके बच्चों को भविष्य में जो दुनिया देखने को मिलेगी, वह शायद आज जिस ग्रीनलैंड को हम जानते हैं उससे बिल्कुल अलग होगी। कम बर्फ और दुनिया से अधिक जुड़ाव के बावजूद आर्कटिक की ठंडी, कठोर और अनोखी भावना यहाँ अब भी बनी है, जिसने इस द्वीप के जीवन को लंबे समय से आकार दिया है।